एपिसोड 26। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। कॉफी शॉप। नित्या को जब नेहा इतना कुछ बोल रही होती है तभी पीछे से दिव्यांश आते हुए एकदम से गुस्से भरी आवाज में बोल पड़ता है। हो डियर यू नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नित्या से इस तरीके से बात करने की। लगता है शायद तुम भूल गई हो कि नित्या मेरी वाइफ है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम दिव्यांश राजपूत की वाइफ से इस तरीके से बात कर सको। दिव्यांश को गुस्से में नित्या को अपना वाइफ बोलना नेहा और नित्या दोनों को हैरान कर दिया। नित्या तो बस दिव्यांश के चेहरे को देखती ही रह गई, पर तभी नेहा भी बोल पड़ी। वाओ दिव्यांश, बहुत खूब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में तुम्हें हो क्या गया है। तुम और इस गवार को अपनी वाइफ मान रहे हो। अरे तुम तो एक लड़की को एक रात के बाद याद तक नहीं रखने वालों में से हो तो फिर। नेहा इससे आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिव्यांश आगे बढ़ नित्या के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोला। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो नेहा, मैं एक रात के बाद किसी भी लड़की को याद नहीं रखता था। पर शायद तुम ये बात भी भूल रही हो कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी वाइफ मिसेज नित्या दिव्यांश राजपूत है। और जहां तक मुझे समझ में आता है एक हस्बैंड और वाइफ कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलते हैं। क्यों, खैर छोड़ो, तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं बेकार में तुमसे बहस कर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। नित्या तुम चलो मेरे साथ। इतना बोल दिव्यांश पूरे हक जताते हुए नित्या का हाथ पकड़े नेहा के सामने से आगे बढ़ चला गया। उसे इस तरह से जाते देख नेहा तो जल भून कर राख हुए जा रही थी। दिव्यांश एक खाली टेबल के पास जाते हुए नित्या से बोला, नित्या तुम बैठो, मैं कॉफी का ऑर्डर देकर आता हूँ। तुम कोल्ड कॉफी पियोगी या फिर हॉट? मिस्टर दिव्यांश, शायद आपको पता नहीं है पर मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। नित्या ने जब ये कहा तो दिव्यांश भी मुस्कुराते हुए जवाब में बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे ये बात पता नहीं है, पर यहाँ पर अब कॉफी ही अवेलेबल है इसीलिए मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम एक बार ट्राई नहीं कर सकती हो। अब दिव्यांश इस तरह से बोल रहा था तो नित्या मना नहीं कर पाए और बस उसके चेहरे की तरफ देखते हुए नॉर्मली बोल दी, ठीक है, मेरे लिए कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दे दीजिए। इतना बोल नित्या अपने कुर्सी पर बैठ अपने आसपास के नज़ारे को देखने लगी, पर दिव्यांश उसके चेहरे को देख हल्के से मुस्कुराते हुए कॉफी का ऑर्डर देने चला गया। राजपूत हाउस। इधर सुबह के 11 बजे का समय हो गया था। चूंकि आज नित्या घर पर थी नहीं इसीलिए सारिका अपनी दवाई खुद से ही लेने के लिए बेड से उतर टेबल पर पास चली गई। जब वो दवाई खाने के लिए पानी का गिलास ली तो गिलास में पानी नहीं थी। ये देखो खुद में बोली, लगता है पानी खत्म हो गया है, जाकर लाना होगा। इतना बोल वो अपने कमरे में रखे जग को उठाए और कमरे से निकल किचन जाने लगी। अभी वो कुछ दूर ही बढ़ी थी कि तभी अचानक से उसका पैर स्लिप कर गया और वो एकदम से दीवार से जा टकराए और जमीन पर गिर गई। उसके इस तरह गिरने की वजह से वो दर्द से जोर जोर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही सभी घर वाले दौड़कर उस तरफ आने लगे। ऋषभ भी अपने कमरे में ही था और सारिका की आवाज उसे भी सुनाई पड़ी। उसकी आवाज सुन वो थोड़ा हैरान हो गया और खुद में बोला, ये सारिका की ही ना आवाज थी, पर वो इस तरह से चिल्ला क्यों रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं नहीं, मुझे उसे जाकर देखना होगा। इतना कह ऋषभ भी झट से कमरे से निकल उसके कमरे की तरफ भागते हुए चला गया। जब वो उसके कमरे के बाहर पहुंचा तो सारिका को जमीन पर बेहोश गिरे हुए और उसके अगल बगल सभी घर वाले को परेशान होते हुए देख वो एकदम से घबरा गया और बिना एक मिनट रुके जल्दी से वहां पर जाते हुए पूछा, ये सारिका को क्या हुआ है और आप सभी इतना घबराए हुए क्यों हैं? माँ आओ कुछ बोलो, क्या बात है? ऋषभ आज अपनी माँ दुलारी जी से सीधे सीधे बात किया जिसे सुन दुलारी जी पहले तो उसके चेहरा कुछ देर के लिए देखती ही रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा आज उनसे पूछ रहा है। लेकिन फिर वो अपनी खुशी को साइड में रख बोली, ऋषभ बेटा, पता नहीं सारिका को अचानक से क्या हो गया। हम सभी इसी की आवाज सुनकर यहाँ पर दौड़ कर आए, पर जब हम पहुंचे तो ये यहाँ पर बेहोश गिरी हुई दिखी। हम सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हो क्या गया है। अपनी माँ की बातों को सुन ऋषभ घबराते हुए खुद के मन ही बोला, ओह गॉड, सारिका इस तरह से यहाँ और गिरी हुई है, कहीं इसके बच्चे को नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये सोचते ही वो झट से बोल पड़ा, आप सभी लोग हटिए, मैं अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उसकी बातों को सुन सुषमा जी बोल पड़ी, अरे बेटा, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। तुम बस इसे कमरे तक पहुंचा दो और मुन्ना तू इसके मुंह और पानी के छींटे मार, मैं अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे पीते ही इसे आराम मिल जाएगा। जब ऋषभ सुषमा जी की बातों को सुनता है तो वो एकदम से बोल पड़ता है, नहीं दादी, मुझे नहीं लगता है कि हमें सारिका की तबीयत को हल्के में लेना चाहिए, और वैसे भी ये बेहोश हुई है, हो सकता है ना कोई प्रॉब्लम हो, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर ही जाता हूँ, प्लीज दादी।
ऋषभ जिस तरह से सारिका के लिए परेशान हो रहा था उसे देख रखा दुलारी जी को थोड़ा अजीब तो जरूर महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनका बेटा जिसे आज तक किसी के दुख, किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता था, वो आज सारिका की तकलीफ के बारे में इतना सोच रहा है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ सुषमा जी से बोली, माँ जी ऋषभ ठीक ही बोल रहा है, हमें भी लगता है कि सारिका बेटी को एक बार हॉस्पिटल लेकर ही जाना चाहिए। अगर सब ठीक होगा तो अच्छा ही है ना, कम से कम चेकअप ही हो जाएगा। अब सबके बोलने पर सुषमा जी भी मान गई और ऋषभ सारिका को अपने गोद में उठा जल्दी से घर से निकल हॉस्पिटल के लिए चला गया। हॉस्पिटल, ऋषभ जल्दी से सारिका को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हुए डॉक्टर को ढूंढने लगा, पर उसे डॉक्टर कहीं दिख नहीं रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे सीधे डॉक्टर के केबिन में जा घुसा। अंदर जाते ही वो बोल पड़ा, डॉक्टर रानी सारिका पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई है, आप देखिए ना ऐसे क्या हुआ है। ये ठीक तो है ना, देखिए आप इस तरह बिना लॉक किए केबिन में कैसे आ गए। डॉक्टर मैं जानता हूँ कि बिना लॉक किए केबिन में मुझे नहीं आना चाहिए था, पर मैं और बाहर नहीं रुक सकता था। आप तो जनता ही है ना सारिका प्रेग्नेंट है और ऐसे में वो अचानक से बेहोश हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप इसे जल्दी से देखिए ना डॉक्टर। ऋषभ को इतना परेशान देख डॉक्टर बोली, अच्छा ठीक है मैं इन्हें देखती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर रानी एक वार्ड रूम में सारिका को बेड पर ऋषभ को लिटाने बोल उसे वहां से बाहर निकल वेट करने बोली। ऋषभ भी बाहर खड़ा बस अपने फिंगर क्रॉस किए सारिका के ठीक होने का वेट कर रहा था। कॉफी शॉप, नित्या बैठी हुई बस इधर उधर नजरें घुमा घुमा वहां के नजारे को देख रही थी। तभी दिव्यांश कॉफी का 2 कप लिए वहां आकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक प्यारा सा स्माइल के साथ कहता है, नित्या ये रही तुम्हारी कोल्ड कॉफी। उसकी आवाज सुनते ही नित्या उसके हाथों से कॉफी का कप लेते हुए उसे थैंक यू बोल देती है और कॉफी पीने लगती है। दिव्यांश नित्या के चेहरे को देखते हुए मन ही मन खुद में कहता है, मुझे आज तक कभी भी इतना नर्वसनेस फील नहीं हुआ है। मैं तो लड़कियों के साथ इतना फ्रैंक था, पर पता नहीं नित्या के सामने आज मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे अपने दिल की फीलिंग बताना चाहता हूँ कि मैं क्या फील करने लगा हूँ उसके लिए, पर बताओ कैसे, मुंह तो मेरा खुल ही नहीं रहा है। हाँ तो मिस्टर दिव्यांश अब बताइए आपको क्या बात करनी थी मुझसे। नित्या एकदम से ही पूछ बैठी, जिसे सुनते ही दिव्यांश एकदम से हड़बड़ा गया और हकलाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, ओ हाँ नित्या, मैं दरअसल तुम मेरा मतलब है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मिस्टर दिव्यांश आप ठीक तो है ना। नहीं मेरा मतलब है कि आप इस तरह रुक रुक कर क्यों बात बोल रहे हैं। आखिर में ऐसी कोई सी बात है जिसे बोलने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है। उसकी बातों को सुन दिव्यांश खुद में ही धीरे से बोलता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं नित्या कि तुम्हारे सामने मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। दिव्यांश ये आप खुद में क्या बड़बड़ा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं नित्या, वो मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा था। अभी दिव्यांश इतना ही बोला था कि तभी नित्या के मोबाइल पर रिंग बजने लगता है। अचानक से रिंग बजने की वजह से दिव्यांश अपनी बातों को बोलते बोलते रुक जाता है और नित्या भी अपना फोन पर्स से निकाल रिसीव करते हुए बोलती है, हाँ मम्मा बोलिए कुछ काम था क्या आपको। दूसरी तरफ से दुलारी जी थोड़ा दुखी आवाज में बोली, हाँ नित्या बेटा, दरअसल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि सारिका की तबीयत खराब हो गई थी तो ऋषभ उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। जैसे ही नित्या सारिका की तबीयत के बारे में सुनती है वो पूरी तरह से घबरा जाती है और डरते हुए कुर्सी पर से उठ खड़ा होते हुए अनायास ही बोल पड़ी, क्या मम्मा सारिका को क्या हुआ। पता नहीं बेटा, वो अचानक से बेहोश होकर अपने कमरे के बाहर गिर गई थी। अच्छा मम्मा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, इस वक्त मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। इतना बोल नित्या जल्दी से कॉल कट करके होना पर्स उठा वहां से जाने लगी। नित्या को इतना घबराए देख दिव्यांश उसका हाथ अचानक से पकड़ उसे रोक लेता है, जिससे नित्या दिव्यांश की तरफ पलट के देखने लगती है। नित्या जैसे ही जाने लगती है तभी दिव्यांश उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है, जिससे नित्या पीछे पलट कर घबराई हुई आंखें से उसके चेहरे को देखने लगती है। तभी दिव्यांश पूछता है, नित्या क्या हुआ, किसका फोन था और तुम इस तरह अचानक से घबराई हुई कहाँ जाने लगी, कुछ तो बताओ नित्या। दिव्यांश के इतने सारे सवाल करने पर नित्या कहती है, वो सारिका अचानक बेहोश हो गई थी। वॉट, क्या हुआ छुटकी को। दिव्यांश को इतना पैनिक देख नित्या झट से उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ कहती है, मिस्टर दिव्यांश प्लीज आप इस तरह मत डरिए, सारिका को कुछ भी नहीं होगा, ऋषभ उसे हॉस्पिटल लेकर गया है, हमें भी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलना होगा। हाँ नित्या मुझे जल्द से जल्द अपनी छुटकी के पास पहुंचना होगा, मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कह दोनों कॉफी शॉप से तेजी में निकल जाते हैं। हॉस्पिटल, इधर ऋषभ घबराए हुए अकेले इधर से उधर चले जा रहा था और मन ही मन बस सारिका के ठीक होने का प्रार्थना किए जा रहा था।
तभी वहां पर दिव्यांश और नित्या दोनों दौड़ते हुए आ पहुंचे और आने के साथ ही दिव्यांश ऋषभ से पूछा, ऋषभ छुटकी कहाँ है और वो कैसी है। उसे देखते ही ऋषभ डॉक्टर के केबिन के तर्ज इशारे करते हुए बोला, जीजू सारिका को डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं, अभी उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है। मिस्टर दिव्यांश आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, सारिका को कुछ नहीं होगा, हो सकता है ना कि कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई होगी, देखिए आप इस तरह डरिए मत। नित्या दिव्यांश को थोड़ा तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, तभी डॉक्टर रानी वहां पर आते हुए बोली, मिस्टर दिव्यांश आपकी वाइफ बिल्कुल सही बोल रही है, आपकी बहन ठीक है। जैसे ही वो सभी डॉक्टर की बात सुनते हैं एकदम से खुश होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तभी दिव्यांश डॉक्टर के थोड़ा पास जाकर पूछता है, पर डॉक्टर छुटकी को हुआ क्या था, वो इस तरह से बेहोश क्यों हो गई, और उसका बच्चा वो तो ठीक है ना। मिस्टर दिव्यांश आप एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। अब अगर मुझे कुछ बोलने ही नहीं देंगे तो मैं बताऊंगी कैसे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। डॉक्टर की बात सुन नित्या थोड़ा मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुराते हुए ही डॉक्टर से बोली, डॉक्टर ये इनकी हैबिट है, इन्हें आदत है सामने वालों को बोलने का मौका ही ना देना। नित्या की बातें सुन दिव्यांश उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर बोली, देखिए वैसे तो सारिका और उसका बच्चा इस वक्त पूरी तरह से ठीक है, पर उसे इस तरह बार बार चक्कर आकर बेहोश होना ठीक नहीं है। मैंने नित्या आपसे पिछले बार भी बोला था कि सारिका की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, इसीलिए उसका खास ध्यान रखना होगा आपको और स्पेशली ये देखना होगा कि उसे किसी बात का स्ट्रेस बिल्कुल बजी ना हो। पर मुझे नहीं लगता है कि सारिका ने स्ट्रेस लेना बंद किया है, क्योंकि वो ज्यादा सोचने की वजह से ही बेहोश हुई है। जब डॉक्टर सारी बातें बोलती है तो नित्या और दिव्यांश एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और थोड़ा उदास हो नित्या खुद में बोलती है, मैं चाहकर भी सारिका को टेंशन लेने से नहीं रोक पा रही हूँ, वो बेचारी मेरे भरोसे है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं होने दूंगी, पूरे घर वालों को सब बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। कुछ घंटे के बाद सभी लोग सारिका के साथ घर लौट आते हैं। घर आते ही सभी घर वाले जो इतने समय से सारिका के लिए परेशान हो रहे थे, उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आ खड़े हो गए और पूछने लगे, बेटा तुम बेहोश कैसे हो गई, क्या हुआ था तुम्हें, अब तुम ठीक तो हो ना। सारिका को इस तरह सवालों से घिरे देख नित्या समझ गई कि इस सब से उसके दिमाग पर फिर से असर पड़ेगा और वो इस सब से परेशान ही होगी, बस इसीलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, अरे दादी माँ, माँ, पापा, आप सभी अगर इसी तरह सारिका से सवाल पूछते रहेंगे तो ये फिर से बीमार पड़ जाएगी। अरे अभी अभी तो घर आए हैं और आप सभी सवालों का बौछार करने लग गए। सारिका अभी थोड़ी कमजोर है, इसीलिए उसे आराम की जरूरत है। मैं आप सबको सारी बात बताती हूँ, पर उससे पहले सारिका को कमरे में लिटा कर आती हूँ। जैसे ही सारिका ये सुनती है कि नित्या सभी घर वालों को सब बताने वाली है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने हाथों की पकड़ नित्या के हाथ पर और ज्यादा कस देती है, जिसे महसूस कर नित्या धीरे से सारिका से बोली, सारिका आपको मुझ पर भरोसा तो है ना। अगर भरोसा है तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी भाभी आपके साथ कुछ भी नहीं होने देगी, इसीलिए इस तरह से घबराए मत आप और चलकर कमरे में आराम कीजिए। नित्या सारिका को विश्वास दिला उसे कमरे में लेकर चली जाती है और उसे आराम करने बोल वापस से हॉल में आते हुए खड़ी हो कहती है, दादी माँ, पापा जी, दरअसल सारिका कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। आज तक वो अपनी पढ़ाई की वजह से थोड़ा ज्यादा परेशान रहती है, इसी वजह से समय से खाना नहीं खाती है, शायद यही वजह है कि वो कमजोर हो गई होगी। पर नित्या बेटा, वो पढ़ाई को लेकर कभी भी इतना ज्यादा तो टेंशन नहीं लेती थी, तो फिर अब वो इतना ज्यादा क्यों टेंशन लेने लगी, सब ठीक तो है ना। सुषमा जी अपनी बुरी आवाज में ये बातें बोली, जिसे सुन नित्या उनके पास जाते हुए उनके हाथों को अपने हाथों में रख मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी माँ सब ठीक है, इसीलिए अब आप लोग बेवजह टेंशन मत लीजिए और रिलैक्स कीजिए। मैं अभी जाकर आप सभी के लिए चाय बना ले आती हूँ, तब तक आप सभी अपने अपने कमरे में आराम कीजिए। नित्या के कहने पर सभी टेंशन फ्री हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। दिव्यांश का बेडरूम। नित्या नीचे सारा काम निपटा कर सीधे दिव्यांश के बेडरूम में चली आई, क्योंकि वो थोड़ा थकी थकी सी लग रही थी, तो एक बार अपना चेहरा वॉश करने की सोची जिससे वो फ्रेश फील कर सके। जब वो कमरे में आई तो उसे दिव्यांश कहीं दिखा नहीं, जिससे उसे ऐसा लगा कि दिव्यांश शायद इस वक्त कमरे में नहीं है, और इसीलिए वो अपना टॉवल ले सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई और अंदर से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। खुद को शीशे में देख नित्या बोलती है, आज पता नहीं इतना ज्यादा थका थका सा क्यों महसूस हो रहा है, एक बार पानी से चेहरा धो लेती हूँ, शायद इससे थोड़ा बेहतर फील होगा। इतना सोच नित्या सिंक का नल खोल अपने दोनों हाथों में पानी ले अपने चेहरे पर डालने लगती है। जैसे ही वो वापस से अपनी आंखें खोलती है, शीशे में बिना कपड़ों के सिर्फ टॉवल लपेटे दिव्यांश को देख वो जोर से चिल्ला पड़ती है,
उसकी आवाज सुनते ही दिव्यांश भी झट से उसके तरफ पलट देखने लगता है और सामने नित्या को देख बिना 1 मिनट के देरी किए वो लपक कर उसकी कमर में हाथ डालता है और अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह को कसकर दबा खुद बोलता है, ओ हेलो मिस बकबक, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम तो ऐसे चीख रही हो जैसे कि कोई भूत देख ली हो। अगर इसी तरह चिल्लाओगी तो सारे घर वाले वापस से कमरे में आकर इकट्ठा हो जाएंगे। दिव्यांश ये बोल नित्या के चेहरे को बस देखता रहा और कुछ वक्त के लिए नित्या भी शायद सब भूल दिव्यांश में खो सी गई थी, इसीलिए वो भी बस दिव्यांश को ही देखे जा रही होती है। दिव्यांश और नित्या एक दूसरे के बेहद करीब बस एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी गलती से नित्या का एक हाथ जो बहुत देर से शावर वाले टोटी पर रखे हुआ था उससे खुल जाता है और उन दोनों पर ऊपर से पानी गिरने लगती है। दोनों पानी में भीगते हुए बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। नित्या के गीले बालों को उसके चेहरे पर चिपके देख दिव्यांश अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा उसके बालों को अपनी उंगलियों से हटाने लगा। दिव्यांश धीरे धीरे अपने चेहरे को नित्या के करीब बढ़ाने लगा। नित्या के होठों को देख दिव्यांश के दिल की फीलिंग्स शायद बाहर निकलने लगे थे। वो नित्या के होठों के करीब बढ़ने लगा, पर अभी वो नित्या को चूमता उससे पहले ही दोनों को एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे के कितने करीब आ गए थे और इसी वजह से वो दोनों झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और काफी अनकंफर्टेबल हो एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। नित्या को इतना अनकंफर्टेबल देखकर दिव्यांश खुद में ही धीरे से बोला, मैं अभी ये क्या करने वाला था? मैं इस तरह से नित्या में इतने करीब कैसे चला गया? वो इस वक्त कितना गलत सोच रही होगी मेरे बारे में, मुझे बात को बदलना होगा। ये सोचते ही दिव्यांश छत से माहौल को चेंज करने की कोशिश करते हुए बोल पड़ा, मुझे नहीं पता था मिस बकबक कि तुम्हें मेरी बॉडी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे बाथरूम तक आ जाओगी। नोट बैड। दिव्यांश की इस तरह की छिछोरी टाइप की बातें सुन नित्या एकदम से अपने मोड में आ गई और बेधड़क बोल पड़ी, आपको ना बहुत बड़ी गलत फहमी है मिस्टर दिव्यांश, आपकी ये खुली बॉडी देखने का ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अरे वो तो मैं बाथरूम यूज करने आई थी, मुझे क्या पता था कि आप होंगे बाथरूम में, और अगर आप थे तो आपको अंदर से दरवाजा लॉक करना चाहिए था ना। 1 मिनट मिस बकबक, मैंने ना तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है मिस बकबक, सच में तुम कितना बोलती हो। अरे अब चुप ही हो जाओ, मेरे कान तुम्हारे और आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिव्यांश के मजाक से नित्या चिढ़ते हुए बाथरूम से जाने के लिए आगे बढ़ गई, पर जैसे ही वो कमरे से निकलती उसका पैर स्लिप हो गया और यूज बचाने के चक्कर में दिव्यांश उसे ले बाथटब में जा गिरा। जैसे ही नित्या बाथरूम से बाहर जाने के लिए बढ़ने लगी, गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो दिव्यांश को ले सीधे बाथटब में जा गिरती है। अचानक से गिरने की वजह से दिव्यांश बाथटब में और नित्या उसके ऊपर आ गई थी। पानी में दोनों डूबे बस एक दूसरे को देखे चले जा रहे थे। एक बार फिर से दिव्यांश खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और नित्या के कमर को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए उसके बालों को अपने दूसरे हाथों से संवारने लगा। उसकी इस तरह की स्पर्श को महसूस कर नित्या को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो धीरे से बोलने की कोशिश कर रही थी, मिस्टर दिव्यांश ये आप क्या कर रहे हैं? नित्या इतना ही बोली थी कि तभी दिव्यांश छत से अपनी उंगली उसके होठों पर रख उसे चुप कराते हुए खूब बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मिस बकबक, लगता है तुम्हारे भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर न जाओ, इसीलिए तो वो बार बार हमें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। दिव्यांश की बातों को सुन नित्या हैरानी से उसके चेहरे को देखते हुए पूछ बैठी, आपके कहने का मतलब क्या है दिव्यांश? ये बात जैसे ही दिव्यांश सुनता है वो एकदम से अपने संस में आ जाता है और मन ही मन खुद में बोलता है, ओह गॉड, मैं भी ना एकदम बेवकूफी हूँ, कहीं भी कुछ बोल देता हूँ। अगर नित्या मेरे बातों का कुछ गलत मतलब निकाल ली तो मुझे अपनी फीलिंग्स को इस तरह से नहीं बताना है जहाँ पर नित्या मुझे गलत समझ ले, बल्कि मैं अपनी फीलिंग्स को इस तरह बयां करना चाहता हूँ जिससे नित्या भी उसे फील कर पाए। ये सोच दिव्यांश छत से बोल पड़ा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलते रहता हूँ। अच्छा अब क्या तुम इसी तरह मेरे ऊपर लेटी रहोगी या फिर हटोगी भी? अगर तुम्हारा इरादा है मेरे बॉडी देखने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख सकती हो। ये बात सुनते ही नित्या अपना चेहरा एकदम गुस्से कैसा बना झट से बोल पड़ी, आपके दिमाग में ना बस ऐसी ही फालतू की बातें ही चलती रहती है, बस बेफिजूल की बातें करवा लो आपसे। मैंने एक बार बोला ना आपको कि मुझे आपकी ये सो कॉल्ड बॉडी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बार बार एक ही बात बोल क्या आप खुद को तसल्ली देते हैं मिस्टर दिव्यांश? ये सब बोल नित्या तेजी में दिव्यांश के ऊपर से हट खड़ी हो गई और अपनी गीली साड़ी को देखते हुए थोड़ा गुस्से में ही बोली, अब मुझे साड़ी चेंज करनी पड़ेगी, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है दिव्यांश, हमेशा मेरा काम बढ़ा देते हैं। ये बोल नित्या बाथरूम से निकल जाती है और दिव्यांश बाथटब में ही लेटे हुए एक गहरी सांस ले मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, थैंक यू गॉड जो आपने मेरी शादी मिस बकबक से करवाए। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी भी नित्या से शादी नहीं करता, पर आज मुझे अपने इस डिसीजन पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैंने उस दिन नित्या से शादी कर ली।
बहुत अच्छी लड़की है नित्या। मैंने उसके साथ इतना कुछ बुरा किया पर उसके बाद भी वो मुझसे नफरत नहीं करती है। शायद इसी वजह से मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मैं प्यार करने लगा हूँ मिस बकबक से। और ये बात मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी बताऊंगा। भले ही तुम मुझे एक बार में एक्सेप्ट ना करो पर मैं भी दिव्यांश राजपूत हूँ, तुम्हें मना कर तो रहूंगा ही, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितने ही पापड़ क्यों ना बेलना पड़े। रात का समय। सभी लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गई। लेकिन ऋषभ अपने कमरे में ना जाकर अपनी माँ से बात करने उनके पास जाने लगा। दुलारी जी सुषमा जी के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी, तभी ऋषभ दरवाजा पर खड़ा हो बोला, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही ऋषभ दुलारी जी को मम्मी बोलता है, वो सुन दुलारी जी एकदम हैरान हो उसके तरफ देखने लगती है। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि आज ऋषभ खुद चलकर उनके पास आया है उनसे बात करने। तभी सुषमा जी बोली, अरे ऋषभ बेटा आओ ना, वहां पर क्यों खड़े हो। नहीं दादी, वो मुझे मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बेटा अंदर आकर कर लो अपनी मम्मी से बात। अगर कोई खास बात करनी है तो मैं कमरे से चली जाती हूँ, तुम दोनों बैठकर बातें कर लो। सुषमा जी की बातें सुन झट से दुलारी जी खड़ी हो बोलती है, नहीं अम्मा जी, आप बेकार में परेशान क्यों हो रही है। मैं बाहर जाकर ऋषभ से बात कर लूंगी, आप आराम कीजिए। इतना बोल दुलारी जी कमरे से बाहर आ जाती है और ऋषभ के चेहरे को देखते हुए थोड़ा खुशी से पूछती है, हाँ बेटा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।